हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए इंडियन हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जून महीने में यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा संभावित है। तो यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा के कारण सारे मैगजीन्स में इस समय डिफरेंट सब्जेक्ट से संबंधित एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट लाया जा रहा है और यूपीएससी के जितने प्रैक्टिस सेट हैं वह आगामी 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भी आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को चाहिए कि इन सभी प्रैक्टिस सेट को टाइम टू टाइम आप लोग सॉल्व करते रहिए। इन्हीं से संबंधित आज मैं आप लोगों के साथ क्रॉनिकल पत्रिका अप्रैल 2024 की एमसीक्यू को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। ये जो सारे प्रश्न होंगे वह अप्रैल महीने की क्रॉनिकल मैगजीन से संबंधित होंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आइए इसके प्रश्न का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत तीनों सेक्शन, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तीनों सेक्शन से संबंधित प्रश्न इसमें अवेलेबल हैं और इसके आगे का जो प्रैक्टिस सेट होगा वह आगे के यूट्यूब वीडियोस के जरिए आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि आपको बताना है कि इन दोनों कथन में से कौन से कथन सही हैं। प्रश्न 1, ऑप्शन नंबर 1, अंग्रेजों के खिलाफ संताल परगना में हुए विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरू सीताराम राजू ने किया था। यह देखिए, यह कथन गलत है क्योंकि अल्लूरू सीताराम राजू हैं वे रंपा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। रंपा विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि संताल विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरू सीताराम राजू ने किया। यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। दूसरा स्टेटमेंट, तिलका मांझी के द्वारा अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। यह भी गलत है क्योंकि अभी हमने बताया रंपा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अल्लूरू सीताराम राजू ने। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो कथन न तो एक सही है और न ही दो कथन सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है महाजनपद और दूसरी तरफ है राजधानी। काशी वाराणसी यह सुमेलित है। वत्स कौशाम्बी यह भी सुमेलित है। वज्जी वैशाली यह भी सुमेलित है। कौशल सुक्तिमती, देखिए यह गलत है। कौशल महाजनपद की जो राजधानी है वह कहां पर है? कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, यानी कि 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं इसे आपको बताना है। यानी कि अकबर की भू राजस्व से संबंधित, भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन सही है इसे आपको बताना है। ऑप्शन 1, अकबर ने पिछले 10 वर्षों के भू राजस्व का औसत निकालकर 10 साला प्रणाली लागू की। देखिए 10 साला प्रणाली से ही स्पष्ट है कि 10 वर्षों के भू राजस्व का औसत, ठीक है। यह जो 10 वर्ष है, अगर आप अकबर की पॉलिसी को पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत तो 1571 ईस्वी से लेकर 1580 ईस्वी के बीच का इन्होंने भू राजस्व का औसत निकालकर 10 साला प्रणाली लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, अकबर ने भूमि की पैमाइश हेतु पुरानी मानक इकाई सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रयोग आरंभ किया था। यह भी स्टेटमेंट सही है। अकबर ने 1587 ईस्वी में गजे सिकंदरी गज के स्थान पर इलाही गज का प्रयोग प्रारंभ किया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का सी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है आपको बताना है। यानी कि भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति से संबंधित कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में शासन की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की। यह बिल्कुल सही है। आप सभी जानते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ और उसके बाद 1765 ईस्वी से लेकर 1772 तक
भारत में दोहरी शासन की व्यवस्था चलती रही और फिर 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके बाद से बदलाव हुआ। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई इस अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य भारतीय कृषि व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना। यह गलत है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो अस्थायी बंदोबस्त लाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य जो था वह भारतीय कृषि व्यवस्था का शोषण था, न कि भारतीय कृषि व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना। ठीक है, तो कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 5 नंबर प्रश्न, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित कथन पर विचार करना है। ऑप्शन 1, गुप्त काल के दौरान राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी को संधि विग्रहिक कहा जाता था। नहीं, यह कथन गलत है। देखिए, जो संधि विग्रहिक है वह अगर आप गुप्त काल की इतिहास का स्टडी करेंगे तो जो संधि विग्रहक है उसे बेसिकली युद्ध एवं शांति मंत्री के नाम से जाना जाता है। इसका काम राजस्व वसूल करना नहीं था, बल्कि संधि विग्रही का काम युद्ध और शांति से संबंधित मामले को देखरेख करना था। तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। स्टेटमेंट नंबर 2, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से राज्य को भुक्तियों को विषयों और विषयों को विधियों में तथा विधियों को ग्रामों में बांटा गया था। यह स्टेटमेंट सही है, यानी कि 1 गलत है और 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। और आइए देखते हैं, आप लोग याद रखेंगे 1 नंबर स्टेटमेंट गलत और 2 नंबर स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, इस काल में भूमि अनुदान के द्वारा पुरोहित वर्ग के लोगों को भी प्रशासनिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यह भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 गलत था, 2 नंबर स्टेटमेंट सही था और 3 नंबर स्टेटमेंट भी सही था। प्रश्न है, उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही नहीं है? तो आप बताइए इन 3 में से कितने कथन सही नहीं हैं, यानी कितने कथन गलत हैं? तो केवल 1 गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, स्टेटमेंट 1, मनसबदारी व्यवस्था भारत में मुगलों के द्वारा विकसित एक अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था थी। यह तो बिल्कुल सही है और आप लोग जानते भी होंगे कि अकबर के द्वारा मनसबदारी प्रथा लाई गई थी। ऑप्शन 2, आहदी मुगल शासकों के द्वारा भर्ती किए गए विभिन्न सैन्य विभाग के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होते थे। देखिए, यह स्टेटमेंट गलत है। बेसिकली आहदी जो होते थे वे सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और यह घुड़सवार सैनिक होते थे। ठीक है, ये सीधे सम्राट के द्वारा नियुक्त किए जाते थे और उनकी सेवा के लिए ही सम्राट की रक्षा के लिए आहदी नामक घुड़सवार सैनिकों की नियुक्ति की जाती थी। तो आहदी सैन्य अधिकारी होते थे, यह कथन गलत है। ऑप्शन सी, किसी मनसबदार का सवार रैंक उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का संकेत करता है, यह भी सही है। और ऑप्शन डी, तजवीज एक अभिजात व्यक्ति के द्वारा सम्राट को प्रस्तुत की गई एक याचिका थी जिसमें सिफारिश की जाती थी कि आवेदक को मनसबदार के रूप में भर्ती किया जाए, यह भी सही है। ठीक है, तो प्रश्न की कौन सही नहीं है? तो अभी हमने देखा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 7 नंबर प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। 7 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है इसे आपको बताना है। ऑप्शन 1, सामाजिक सुधार के उद्देश्य से वर्ष 1876 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, यह सही है। देखिए, जो प्रार्थना समाज है कहीं कहीं आपको 1876 और कहीं कहीं आपको 1877 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1876 में की गई। स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की, यह भी स्टेटमेंट सही है। यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है? यानी कि 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 8 नंबर प्रश्न है,
मंदिर निर्माण की नागर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागर शैली, देखिए मंदिर निर्माण की जो शैली है वह आप देखेंगे कि उत्तर भारत में नागर शैली प्रचलित है और दक्षिण भारत में देखेंगे तो द्रविड़ शैली प्रचलित है। ठीक है सॉरी। तो उत्तर भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है नागर शैली, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, नागर शैली का प्रचलन हिमालय और विंध्य पहाड़ों के बीच की भूमि के क्षेत्रों में है, यह स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, नागर शैली के मंदिरों के एक मुख्य विशेषता मंदिरों का चारदीवारी से घिरा होना है। देखिए जो मंदिरों की चारदीवारी से घिरे होने की जो विशेषता है वह नागर शैली की विशेषता नहीं है बल्कि द्रविड़ शैली की विशेषता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है लेकिन 2 इनकरेक्ट है। तीसरा, इस शैली के सबसे पुराने उदाहरण गुप्तकालीन मंदिरों में विशेषकर देवगढ़ का दशावतार मंदिर या यूपी में है और भीतरगांव के ईंट मंदिरों में मिलते हैं, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है, यानी कि 3 में से 2 स्टेटमेंट सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का बी। देखिए नया जो यूपीएससी का पैटर्न आया है उसमें इसी टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं 1-2 साल से कि उपयुक्त कथनों में से कितने सही है। यह नहीं पूछा जा रहा है कौन कौन स्टेटमेंट सही है, बल्कि यह पूछा जा रहा है कि कितने स्टेटमेंट सही हैं। 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट या सारे तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो यहां पर होगा केवल 2 स्टेटमेंट सही है। आप लोग प्रश्न को पढ़ते समय इसका ध्यान रखेंगे। तो 8 का करेक्ट आंसर हो चुका है। अब ऑप्शन नंबर 9 की ओर हम लोग आ रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है क्रॉनिकल अप्रैल 2024। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, 19वीं और 20वीं शताब्दी के मध्य ब्रिटिश उपनिवेशों में काम करने के लिए ले जाए गए मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है, यह स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 2, गिरमिटिया मजदूर की शर्तों के अनुसार कोई भी पुरुष मजदूर कभी भी अपने देश वापस नहीं लौट सकता, यह गलत है। क्यों? क्योंकि जो गिरमिटिया मजदूर थे उनको एक अनुबंध के तहत ले जाया जाता था यहाँ से बाहर, और यह जो अनुबंध था वह बेसिकली मुख्यतः 10 वर्षों के लिए होता था अनुबंध। ठीक है, तो वे 10 वर्ष के बाद कभी भी वे भारत वापस आ सकते थे। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वे कभी भी अपने देश वापस नहीं लौट सकते थे, तो यह स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है यहाँ पर गलत है। अब आइए स्टेटमेंट नंबर 3, गिरमिटिया मजदूरों को मासिक आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता था, यह सही है। तो प्रयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो 1 सही था, 2 इनकरेक्ट था और 3 सही था। तो क्या हो जाएगा 1 और 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न, मूर्तिकला की गांधार शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मूर्तिकला की गांधार शैली पर आपको यहां पर विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर 1, मूर्तिकला की यह शैली पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित हुई है तथा इस पर बाहरी प्रभाव देखने को नहीं मिलती है, यह स्टेटमेंट गलत है। देखिए जो मूर्तिकला की गांधार शैली जो है वह किसके समय में विकसित हुआ था? कनिष्क के समय में। इसीलिए आप देखेंगे इंडियन मैप में तो दक्षिण पश्चिम वाले जो एरिया है, पश्चिमोत्तर वाले अभी जो एरिया है वहां पर आपको इसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बेसिकली पश्चिमोत्तर का जो एरिया है वहां पे। ठीक है, तो कनिष्क के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था और इस पर यूनानी कला का प्रभाव दिखता है, यूनानी कला का प्रभाव है। तो यहाँ जो प्रश्न की बाहरी प्रभाव देखने को नहीं मिलता तो यह गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर 2, गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों या प्रतिमा बैठे हुए या खड़े हुए दोनों मुद्राओं में मिलती है, यह सही है। और तक्षशिला, कपिसा, पुष्कलावती, बामियान, बेग्राम आदि इस कला शैली के प्रमुख केंद्र रहे हैं, यह भी सही है। तो कितने कथन सही हैं? तो केवल 2 सही हैं। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कितने कारकों की आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका रही है? यानी कि आपको बताना है कि आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में भूमिका उपर्युक्त में से किनकी रही है। ऑप्शन नंबर 1, पाश्चात्य विचारधारा एवं शिक्षा, बिल्कुल इसकी भूमिका रही है। प्रेस और साहित्य की भूमिका, बिल्कुल राष्ट्रवाद के उदय में इसकी भी भूमिका है। और भारत के अतीत की पुनः खोज एवं ऐतिहासिक अनुसंधान, इसकी भी भूमिका रही है। ठीक है, तो किन कारकों की? तो सभी 3 कारकों की आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कौन सा कथन सही है आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट 1, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1192 और 1198 के बीच में बनवाई गई थी, यह सही है। ऑप्शन नंबर 2, शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। बेसिकली आप देखेंगे कि जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश का मकबरा है वह इल्तुतमिश के द्वारा ही 1235 ईस्वी में बनाया गया था और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के उत्तर पश्चिम में ही स्थित है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह बिहार सही है, पावना बंगाल यह भी सही है, बारदोली सत्याग्रह महाराष्ट्र, देखिए यह गलत है। बारदोली जो सत्याग्रह है वह महाराष्ट्र नहीं बल्कि गुजरात में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह गुजरात, यह सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि कौन सा कथन गलत है, तो आप क्या आंसर लगाएंगे? 13 का आंसर सी। अगला 14 नंबर प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है भक्ति आंदोलन के संदर्भ में? ऑप्शन 1, भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण भारत में 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप वहाँ की जो 7वीं से 12वीं सदी का जो दौर था उसी समय में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई है। शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन के शुरुआती प्रचारकों में से एक माना जाता है, यह भी सही है। तो कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 15 नंबर प्रश्न है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 की स्थापना किस वायसराय के काल में हुई थी? सैडलर आयोग, सबसे पहले आप यह समझिए कि सैडलर आयोग का जो गठन है वह शिक्षा के संदर्भ में किया गया था। ठीक है, तो सैडलर आयोग 1917 ईस्वी में गठित हुई थी, तो किस वायसराय के काल में गठित हुई? तो आप यह समझिए कि 1917 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, क्योंकि आप जानते हैं कि 1919 ईस्वी में चैम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था और उस समय लॉर्ड चैम्सफोर्ड यहाँ का वायसराय था। तो करेक्ट आंसर 15 का क्या हो जाएगा? सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है आपको यह बताना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सा कथन सही नहीं है। 1, एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और डेरोथी जिनाराज दास ने संयुक्त रूप से महिला भारतीय सभा 1917 की स्थापना की थी, यह कथन सही है। बंगाल 1920 में महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला राज्य बना, यह कथन गलत है, क्योंकि 1920 ईस्वी में महिलाओं को मताधिकार तो दिया गया था, लेकिन मताधिकार देने वाला राज्य बंगाल नहीं था बल्कि त्रावणकोर था। ठीक है, कोचीन रियासत के तहत था त्रावणकोर, कोचीन रियासत। तो आप याद रखेंगे कि महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला राज्य 1920 में त्रावणकोर कोचीन रियासत का गणराज्य बना था। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन नंबर 2 सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 का बी। तो प्रैक्टिस सेट 1 में 16 प्रश्न थे, समाप्त हुआ। अब आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 की तरफ। पहला प्रश्न, महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि महाजनपद काल की अर्थव्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, सही कथन को चूज करना है। ऑप्शन 1, इस काल में भूमि की उपज का 1/2 भाग भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था, गलत है, क्योंकि भू राजस्व महाजनपद काल में 1/2 नहीं बल्कि 1/6 भाग थी। तो पहला कथन गलत। दूसरा, भरूच, ताम्रलिप्ति, सोपारा आदि महाजनपद काल के प्रमुख बंदरगाह थे, सही है। गंगा और उसके सहायक नदियों ने व्यापार और वाणिज्य का एक सस्ता और सुविधाजनक साधन प्रदान किया, यह भी सही है। तो कौन से कथन सही है? तो कथन नंबर 2 और 3 सही है, यानी कि 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करें। यहां पर दिया हुआ है सिद्धू, चांद, नीलांबर, कान्हू और बुद्धो भगत। उपर्युक्त में से कौन से नेता संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं हैं? तो संथाल विद्रोह से संबंधित कौन कौन नेता रहे हैं आप जानते होंगे, सिद्धू, कान्हो, भैरव और चांद।
ये संथाल विद्रोह से संबंधित हैं। अब इसके अलावा जो ऑप्शन होगा वे संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं होंगे। तो सिद्धू संथाल विद्रोह से संबंधित है, चांद भी संथाल विद्रोह से संबंधित है, कान्हो भी संबंधित है, लेकिन नीलांबर और बुद्धो भगत ये संथाल विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 और 5 होगा। तो इसका आंसर सी। ठीक है, 2 का आंसर सी। उम्मीद है कि आप प्रश्न आप लोग सॉल्व कर पा रहे होंगे, क्योंकि भले ही यूपीएससी के लिए आप प्रैक्टिस सेट दिया गया है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वह इतना डिफिकल्ट भी नहीं है कि आप बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी से सॉल्व ना कर पाए। तो अब जो आप लोग तैयारी करेंगे किसी भी कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट हो, एमपीपीसीएस का, यूपीपीसीएस का, जेपीएससी का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, हर एक कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करें, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स में जो ट्रेंड बदल रहा है प्रश्नों का, उसमें किसी भी स्तर के प्रश्न आपसे आगामी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा जा सकता है, और इसके लिए आपको पूरी तरीके से मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन 1 प्रश्नोत्तर मालिका भास। देखिए, प्रश्नोत्तर मालिका की जो रचनाकार हैं वे भास नहीं बल्कि अमोघ वर्ष हैं, अमोघ वर्ष। कथा सरित सागर सोमदेव बिल्कुल सही है। कामसूत्र वात्स्यायन यह भी सही है। राजतरंगिणी कलहन यह भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है, तो स्टेटमेंट नंबर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 का आंसर हो जाएगा ए। अगला ऑप्शन नंबर 4था नंबर प्रश्न है प्रैक्टिस सेट 2 का, तबकात ए नासरी की रचना किसने की थी। तो तबकात ए नासरी बहुत आसान प्रश्न है, मिनहाज उद्दीन सिराज के द्वारा। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, गैर ब्राह्मणों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए किसने 1925 में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत की। तो 1925 में स्वाभिमान आंदोलन की शुरुआत ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा की गई थी। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, वेदों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट 1, इंद्र ऋग्वेद में उद्धृत मुख्य देवता हैं, यह सही है। आप देखेंगे कि ऋग्वेद में जिन देवता को सबसे ज्यादा प्रमुखता प्रदान की गई थी वे इंद्र थे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वह सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, सामवेद को 2 खंडों कृष्ण और शुक्ल में विभाजित किया गया है, यह कथन गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज सुधारकों को उनके संबंधित योगदान से सुमेलित करिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, मैच करना है यहाँ पे, बताइए विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर कब, 1856 में। ठीक है, तो ए का हो जाएगा 2। अगला, राजा राम मोहन राय, तो यहाँ पे देखिए ब्राह्म समाज की स्थापना, बी का हो जाएगा 1। अगला है पंडिता रमाबाई, तो पंडिता रमाबाई आर्य महिला समाज की स्थापना, सी का हो जाएगा 4। तो स्वाभाविक है कि डी का आंसर हो जाएगा 3। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, अगला, नील विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। नील विद्रोह से संबंधित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही नहीं है इसे आपको बताना है। स्टेटमेंट 1, गुजरात में यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया, यह गलत है। क्यों, क्योंकि नील विद्रोह का जो संबंध है वह गुजरात के बजाय कहां पर है, बंगाल। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इनकरेक्ट है। दूसरा, नवंबर 1860 में ब्रिटिश सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील की खेती के लिए मजबूर करना अवैध था, यह स्टेटमेंट सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो स्टेटमेंट केवल 1 सही नहीं है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला 9वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड लिनलिथगो के काल से संबंधित नहीं है, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो के समय में कौन सी घटना घटित नहीं हुई थी। सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि लॉर्ड लिनलिथगो का जो कार्यकाल है वह 1936 से 44 के बीच में है। अब आप ऑप्शन देखकर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1936 से 44 के बीच में नहीं हुई है। तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा कैबिनेट मिशन 1946। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा कथन सही है चूज करके बताना है। निम्बकाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रतिपादक तथा प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। यह कथन गलत है, क्योंकि जो निम्बकाचार्य हैं वे विशिष्ट अद्वैत के नहीं बल्कि निम्बकाचार्य द्वैत अद्वैतवाद के समर्थक हैं। द्वैत अद्वैत, ठीक है। अगला, रामानुज द्वैत अद्वैत के प्रवर्तक, गलत हैं। रामानुज जो हैं वे विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, यह सही है, यानी कि 1 और 2 गलत है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर आ जाएगा ए। देखिए, एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर कर दे रहा हूं कि जब शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद की नींव रखी गई तो इसके खिलाफ 5 प्रकार के सेक्ट उभरकर सामने आए, जिनमें द्वैतवाद माधवाचार्य का है, विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, द्वैत अद्वैतवाद निम्बकाचार्य का है। ठीक है, तो ऐसे 5 सेक्ट उभरकर सामने आए, तो इन सभी का नाम आपको पूरी तरीके से याद रखना होगा। तो 10 का आंसर हो गया यहां पर ए। अगला 11 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित गलत है, आपको बताना है। ऑप्शन 1, इस व्यवस्था को 1792 में थॉमस मुनरो के द्वारा विकसित किया गया था और 1820 में कर्नल रीड के द्वारा इसमें सुधार किया गया। यह स्टेटमेंट जो है वह यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि 1792 में कर्नल रीड के द्वारा इसे विकसित किया गया और 1820 में मुनरो के द्वारा इसमें सुधार किया गया। ये दोनों यहाँ पर अपोजिट लिखा गया। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, यह प्रणाली यूपी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब और मध्य प्रांत में प्रचलित थी, यह भी गलत है, क्योंकि यह बेसिकली आप देखेंगे कि बिहार यूपी वाले बेल्ट में जमींदारी प्रथा को लागू किया गया और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है वह बेसिकली पहली बार मद्रास मुंबई जैसे क्षेत्रों में इसे उसमें बॉम्बे था जैसे क्षेत्रों में इसे लागू किया गया था, तो यह भी गलत है। अगला, इस प्रणाली के अनुसार भूमि को जोतने वाला बिना किसी जमींदार की भूमिका के सीधे सरकार को राजस्व देता था, यह बिल्कुल सही थी। ठीक है, जैसे देखिए जमींदारी बंदोबस्त जो थी वह सीधे जमींदार को देना होता था लगान। ठीक है, जमींदार से फिर वह ब्रिटिश सरकार लेती थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में आप देखेंगे कि किसान सीधे टैक्स देने लगा, अपना कर का भुगतान देने लगा। और महालवाड़ी में आप देखेंगे, महाल का मतलब होता है गांव का समूह, गांव। ठीक है, तो महालवाड़ी में गांव के स्तर पर टैक्स कलेक्शन की जाती थी, भू राजस्व बंदोबस्त। तो ये इन तीनों में टैक्स कलेक्शन के स्तर पर इस प्रकार से भिन्नताएं थी। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 और 2 सही नहीं है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 11 का हो जाएगा ए। अगला 12 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, दबीर एक खास वह मंत्री था जो राजशाही उत्सवों और दावतों का प्रबंधन करता था। नहीं, देखिए, अगर दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था आप पढ़ेंगे तो जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके अंतर्गत दबीर एक खास जो मंत्री होता था वह बेसिकली स्थानीय पत्राचार और कार्यालयों का प्रबंधन देखता था। ठीक है, तो यह गलत है। दूसरा, अमीर मजलिस शाही वह मंत्री था जो स्थानीय पत्राचार और विभिन्न कार्यालयों का प्रबंधन करता था, यह गलत है। ठीक है, यह भी देखिए, यह बेसिकली दोनों स्टेटमेंट को पलट कर दिया गया है। दबीर खास जो होता था उसका काम यह था स्थानीय पत्राचार और विभिन्न कार्यालय का प्रबंधन, और अमीर मजलिस मंत्री था उसका कार्य था राजशाही उत्सवों और दावतों का प्रबंधन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिए गए हैं, यानी कि दोनों गलत हैं। अगला, अरीज ममलिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, यह कथन जो है पूरी तरीके से सही है। तो प्रयुक्त कथनों में से कितना कथन सही है? तो केवल 1 कथन सही है, यानी कि कथन नंबर 3। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ अधिनियम है और दूसरे तरफ गवर्नर जनरल हैं। प्रेस अधिनियम 1799, लॉर्ड वेलेजली। देखिए, यह बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेजली का भी अगर आप कार्यकाल देखेंगे तो 1799 से 1805 तक रहता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट यह ऑप्शन नंबर 1 सही है। दूसरा, लाइसेंसिंग विनियम 1823, लॉर्ड एडम्स, यह भी सही है। तीसरा, प्रेस अधिनियम 1835, लॉर्ड मेटकॉफ, यह भी सही है। तो प्रयुक्त युग्मों में से कितने कथन सही है? तो सभी 3 सही हैं, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 4 ब्रह्म विचारों में शामिल नहीं है। देखिए, बौद्ध धर्म में 4 ब्रह्म विचार बताए गए हैं। 4 ब्रह्म विचार में पहला ब्रह्म विचार जो है वह मैत्री है, दूसरा ब्रह्म विचार जो है वह करुणा है, तीसरा ब्रह्म विचार जो है वह मुदिता है और चौथा ब्रह्म विचार जो है वह उपेक्षा है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कौन सा इसमें नहीं है। तो मैत्री है, मुदिता भी है, करुणा भी है और साधना नहीं, साधना की जगह पे चौथा ब्रह्म विचार क्या है, उपेक्षा। ठीक है, तो इसका कौन सा शामिल नहीं है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करें। कर्मयोग, राजयोग एवं भक्ति योग आदि पुस्तकों के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन थे। कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग के रचनाकार कौन थे, तो इसके रचनाकार थे स्वामी विवेकानंद। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, नियमित राज मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। बहुत आसान प्रश्न है। कुल मिलाकर यह पूछा गया है कि दिल्ली को अपनी साम्राज्य की राजधानी बनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। तो इल्तुतमिश जब गद्दी पर बैठता है तो उसने दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी घोषित किया था। तो ऐसा करने वाला पहला शासक कौन बना, इल्तुतमिश। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, तो दूसरा प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर समाप्त हो गए। 16 का प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज प्रैक्टिस सेट 3 को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके बाद फिर बाद में सॉल्व किया जाएगा। प्रैक्टिस सेट 3, वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाइकोम सत्याग्रह, ठीक है, उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर 1, त्रावणकोर के एक गांव वाइकोम में एक मंदिर से जुड़ी सड़क को इस्तेमाल करने की अनुमति अवर्ण या दलित वर्ग को नहीं थी। देखिए, यह गलत है। यह सही है कि जो वाइकोम सत्याग्रह है वह त्रावणकोर केरल में घटित हुआ था, लेकिन इसका कारण दलितों को सड़क का इस्तेमाल करने से अनुमति प्रदान करना नहीं, बल्कि त्रावणकोर में जो वाइकोम सत्याग्रह हुआ था वह अछूतों और स्वर्णों के बीच, अछूत भर से स्वर्ण के बीच की लड़ाई थी। ठीक है, इसके कारण यह बड़े पैमाने पर किया गया था। तो कथन नंबर 1 जो है वह गलत है। दूसरा, ईवी रामास्वामी नायकर इस आंदोलन से जुड़े एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, यह सही है। तो केवल 2 जो है यहां पर सही है, तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कारण 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा देने के कारणों में शामिल नहीं है। यानी कि भारत में 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को बढ़ावा देने वाले कारणों में कौन से शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1, धार्मिक और सामाजिक कुप्रथा। बिल्कुल, धार्मिक और सामाजिक कुप्रथा के कारण ही उस समय सामाजिक धार्मिक आंदोलन प्रारंभ किया गया। दूसरा, पाश्चात्य संस्कृति का संपर्क, यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 अभी तक दोनों सही हुए हैं। तीसरा, अंग्रेजी शिक्षा एवं विज्ञान का प्रभाव, यह भी सही है। तो सही विकल्प को चुने तो तीनों सही हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, सल्तनतकालीन इक्तादारी प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सल्तनतकालीन इक्तादारी प्रणाली के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं हैं। ऑप्शन 1, इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि को छोटे भागों में विभाजित कर रईसों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2, इस प्रणाली के तहत सुल्तान के अधिकारी के अधिकार के अधीन आने वाले भूमि को इक्ता कहा जाता था, यह गलत है, बल्कि इस प्रणाली के अंतर्गत सुल्तान के अधिकार के तहत जो जमीन आती थी उसे खालसा कहा जाता था और अन्य जमीनों को इक्ता कहा जाता था। तो कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है। ठीक है, 1 तो सही है, तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला 4 नंबर, प्राचीन कालीन गणराज्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है प्राचीन कालीन गणराज्य के संदर्भ में। ऑप्शन 1, प्राचीन शाक्य गणराज्य आधुनिक नेपाल के तराई क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर स्थित था, सही है। शाक्य गणराज्य जो है वह नेपाल की तराई में ही स्थित था। दूसरा, लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंशीय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी और इसकी राजधानी जो थी कहाँ पर, वैशाली इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो यह भी सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला 5 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था? देखिए, श्रीनगर में शालीमार बाग का जो निर्माण जो है वह 1619 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा अपनी पत्नी नूरजहां के लिए किया गया था। ठीक है, तो श्रीनगर में शालीमार बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा 1619 ईस्वी में अपनी पत्नी नूरजहां के लिए किया गया था। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 6ठा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें। उपर्युक्त में से कितनी घटनाएं लॉर्ड लिटन के काल से संबंधित नहीं हैं? देखिए, लॉर्ड लिटन, अगर आप लोग ये जान जाएंगे कि लॉर्ड लिटन का कार्यकाल क्या है, तो लॉर्ड लिटन जो है वह 1876 से 80 तक लॉर्ड लिटन रहा है और 1880 से 84 ईस्वी तक लॉर्ड रिपन रहा है। ठीक है, तो आप यह जानिए कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में कौन सी घटनाएं घटित नहीं हुई, यानी कि 1876 से 80 के बीच कौन सा घटित नहीं हुआ। तो यह आ जाता है 76 से 80 के बीच में, यह भी है, लेकिन यह नहीं है इल्बर्ट बिल विवाद, यह लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। ठीक है, तो कितनी घटनाएं? तो केवल एक घटनाएं इस काल से संबंधित नहीं है, यानी कि 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला 7वां नंबर प्रश्न भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। संगमकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। संगम काल के समय, ठीक है, संगम युग के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी तथा उन्हें किसी प्रकार की बौद्धिक या शैक्षिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं थी। यह कथन गलत है, क्योंकि अगर आप संगम काल का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस समय महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर थी और उनको शिक्षा संबंधी गतिविधियों में भी इन्वॉल्व होने का अवसर दिया जाता था। तो कथन नंबर 1 जो है वह गलत है। दूसरा, संगम काल के प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता था। यह बिल्कुल सही है, क्योंकि संगम काल का मुख्य देवता तमिल संत मुरुगन को ही माना जाता है। तो दूसरा नंबर सही है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 8 नंबर प्रश्न, महलवाड़ी प्रणाली के संदर्भ में महल शब्द का क्या अर्थ होता है? अभी हमने बताया कि जमींदारी का क्या मतलब होता था, कि जमींदार के माध्यम से भू राजस्व कलेक्ट करना। रैयतवाड़ी हमने बताया डायरेक्ट सीधे किसानों से लिया जाता था, और महलवाड़ी का हमने बताया था कि गांव के स्तर पर टैक्स वसूली की जाती थी। तो महल का अर्थ क्या होता है? गांव का समूह, यानी कि 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला 9वां नंबर प्रश्न है, अलवार और नैनार संतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन 1, नैनार और अलवार तमिल संत कवि थे जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वह सही है। ऑप्शन 2, अलवार भगवान शिव में जबकि नैनार भगवान विष्णु में अपनी आस्था रखते थे, गलत है। अलवार जो हैं वे भगवान विष्णु के उपासक थे और नैनार जो हैं वे भगवान शिव के उपासक थे। आप लोग याद करने के लिए, ठीक है, इसको पूरी तरीके से याद कर लीजिए कि अलवार भगवान विष्णु और नैनार भगवान शिव। ठीक है, तो यह गलत है और पहला सही था। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो केवल एक सही था, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ लेखक। नील दर्पण दीनबंधु मित्र, बिल्कुल सही है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, यह भी सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, यह भी सही है। इंडिया फॉर इंडियंस सचिंद्रनाथ सल्यान, यह गलत है। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला 11 नंबर प्रश्न, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली, निम्न उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1, द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता इसका पिरामिडीय विमान है, यह बिल्कुल सही है। कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है, यह भी कथन सही है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का एक बेहतर नमूना है। तो 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दिसंबर 1917 में एनी बेसेंट को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था, यह बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट ने शिक्षा के क्षेत्र में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सह संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह भी कथन पूरी तरीके से सत्य है। तो प्रयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला 13 नंबर प्रश्न,
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म यहां पर गलत है। ऑप्शन 1 मुंतखाब उल तवारीख, ये रचना और लेखक से संबंधित है। अब्दुल कादिर बदायूनी, यह बिल्कुल सही है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद, यह भी सही है। तारीख ए अल्फी मौलाना अहमद, यह भी सही है। मासिर रहीमी अब्दुल हक देवहलवी, यह गलत है। जो मासिर रहीमी है वह अब्दुल बाकी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? अब्दुल बाकी। तो ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, यानी कि 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला 14 नंबर प्रश्न, अभिनव भारत समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अभिनव भारत, इसकी स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर व नारायण दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। तो बिल्कुल सही है। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वीर सावरकर बंधु के द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2, इसे प्रारंभ में मित्र मेला के रूप में नासिक में स्थापित किया गया था। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का सी। अगला प्रश्न, मूर्ति कला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली की मूर्तियों पर मुख्यतः हिंदू, बौद्ध और जैन तीर्थों का प्रभाव देखने को मिलता है? यानी कि मूर्ति कला की किस शैली के अंतर्गत हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मथुरा कला शैली। मथुरा कला शैली का विकास जो है वह कुषाण काल के अंतर्गत हुआ था और इस पर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म तीनों धर्मों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 16 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही नहीं है साइमन कमीशन से संबंधित? 8 नवंबर 1927 को भारत को पूर्ण स्वराज प्रदान करने की दिशा में एक कदम के रूप में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। देखिए 8 नवंबर 1927 को इसकी नियुक्ति तो की गई, पर इसका उद्देश्य पूर्ण स्वराज प्रदान करना नहीं था, बल्कि साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधार करना था। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1, डेट तो यहां पर सही है लेकिन इसका उद्देश्य गलत है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 1 कथन सही नहीं है, यानी कि 16 का आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों इस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री क्रॉनिकल मैगजीन अप्रैल 2024 यूपीएससी प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हमने 16 प्रश्नों का 3 प्रैक्टिस सेट को आज सॉल्व किया, इंडियन हिस्ट्री से संबंधित है। इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट इंडियन हिस्ट्री का दिया गया है। तो आने वाले कुछ समय में इन सभी प्रैक्टिस सेटों को नियमित वीडियो के माध्यम से सॉल्व करा दिया जाएगा और यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट पब्लिश होते हैं उन सभी को आपके साथ डिस्कस कर दिया जाएगा, ताकि यूपीएससी प्रीलिम्स के प्रश्न पत्रों को आप लोग आसानी से सॉल्व करने की तकनीक आप लोग डेवलप कर सके और 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में आप लोग सफलता का परचम फहरा सकें। थैंक यू सो मच। आज के वीडियो में इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।